Hello everyone. Today we are going to do the derivation of one dimensional heat equation और ये टॉपिक आपका जो है that comes under the unit 3 Fourier series and particularly application of the Fourier series. तो बच्चे इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कैसे वन डिमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारे पास फोरियर सीरीज़ का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे कैसे फोरियर सीरीज़ का यूज़ होता है। तो वन डिमेंशनल हीट इक्वेशन की डेरिवेशन करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ देखेंगे कि कैसे आपके पास हीट इक्वेशन बनती है, कहाँ से बनती है। हम इसकी बेसिकली मॉडलिंग नहीं करेंगे, पर ये है कि आपके पास बेसिकली पूरा सेटअप क्या है हीट इक्वेशन का, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक थिन मेटालिक रॉड लेते हैं। थिन मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ ओ ए या एक्स कह लीजिए, एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमने एक थिन मेटालिक रॉड ली ओ ए और इस तरह से ली कि वो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई करती है, सच दैट उसका एक एंड ओरिजिन पे है और बाकी जो दूसरा एंड है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो दैट यू हैव लेंथ एक्स, वो कुछ भी हो सकती है, लेंथ ए के कुछ भी, ओके। अब हम क्या करते हैं कि उस जो रॉड है, रॉड को हीट करते हैं अप टू सम स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो हमने क्या किया, रॉड को कुछ टेम्परेचर से 60 डिग्री 70 डिग्री तक हीट अप किया, ठीक है। फिर उसके बाद हीट करने के बाद हमने उसे हीट करना छोड़ दिया, हीट करना छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद अब आपका टाइम शुरू हुआ टी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। टी आपके पास क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपका टाइम शुरू हुआ टी इक्वल टू ज़ीरो जब आपने उसे हीट करना छोड़ दिया। अब जब आपने हीट करना छोड़ दिया उसके बाद नो डाउट आपको पता है कि रॉड धीरे धीरे आपके पास जो है वो ठंडी होना, कूल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे अब अगर मुझे इस टाइम के दौरान t ग्रेटर देन ज़ीरो के दौरान ये देखना है कि रॉड के किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम क्या टेम्परेचर है या रॉड की टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है किसी भी पॉइंट x पे किसी भी टाइम t पे, तो आई हैव टू सॉल्व वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि आपके पास मान लीजिए u आपके पास जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है रॉड के, ठीक है। u टेम्परेचर ऑफ रॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो u विल बी अ फंक्शन ऑफ x एंड t, u विल बी अ फंक्शन ऑफ x एंड t, ठीक है। ये फंक्शन है x एंड t का। x क्या, ये जो है आपके पास लेंथ है जो, ठीक है, लेंथ कह लीजिए या डिस्टेंस कह लीजिए, ठीक है। लेंथ x नहीं है बेसिकली, आपके पास वो कुछ वैल्यू होगी पर ये आपके लेंथ पैरामीटर की, कि लेंथ में कौन से पॉइंट पे। तो आप इसे लेंथ ना लिख के डिस्टेंस लिख के ज़्यादा बेटर है। टी टाइम पे, कि भाई आपके पास, क्योंकि हम जो यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं कि रॉड में आपके पास जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो कंडक्शन के थ्रू हो रही है। तो किसी टाइम टी पे ग्रेटर देन ज़ीरो पे, किसी टाइम पे किसी पॉइंट पे आपके पास जो टेम्परेचर है वह ज़रूरी नहीं कि दूसरे पॉइंट के सेम होगा। आपके पास जो रॉड है जो गर्म की हुई है, जब वो कूल हो रही है तो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टाइम पे आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है, या सेम पॉइंट पे, सॉरी सेम टाइम पे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है। तो इसलिए यू एक्स टी टेम्परेचर जो है वो फंक्शन बनेगा एक्स का, मतलब आपके पास रॉड के किस पॉइंट की बात की जा रही है, एक्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। टी टाइम, टाइम आपका उस वक्त क्या है जब आप उस पॉइंट की आप पॉइंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हो। तो इस तरह से हम बच्चे किसी भी टाइम पे किसी भी पोजीशन की, रॉड की किसी पोजीशन की टेम्परेचर हम पता कर सकते हैं, ठीक है। सो सो टू फाइंड टू फाइंड द टेम्परेचर u x t of rod when it has been given some initial temperature, मतलब इनिशियली हमने इसे कुछ गर्म किया था, ठीक है, इसको कुछ टेम्परेचर इसका मेंटेन किया था। सो टू फाइंड द टेम्परेचर यू एक्स टी ऑफ रॉड व्हेन इट हैज़ बीन गिवन सम इनिशियल टेम्परेचर एट एनी टाइम t greater than 0 and at any position or point of rod, ठीक है, एनी पोजीशन
आप पोजीशन को x लिखना चाहें x लिख सकते हैं। ऑफ रॉड वी हैव टू सॉल्व वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। और इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉड इन सच अ केस कैसा, रॉड को गर्म किया, ठीक है, और उसको फिर हमने कूल होने के लिए रख दिया। तो जो भी अगर हम ढूंढना चाहते हैं कि किसी पॉइंट पे किसी टाइम t पे कितना टेम्परेचर है, देन इन सच अ केस इट कैन बी obtained by solving, या फिर बच्चे इसको सेम वर्डिंग हो जाएंगी, इसको मुझे ऐसे लिखना है, इन सच अ केस इज governed by वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। और ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या है, इट इज गिवन बाय डेल स्क्वायर u डेल x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 by k del u by del t। दिस इज वेयर u इज अ फंक्शन ऑफ xt, k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, हम ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज k आपके पास जो होता है वो डिफ्यूसिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ जो रॉड है उसको रिप्रेजेंट करता है, और हमेशा ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब आपके पास जो है दिस इज़ योर वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो बच्चे अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक थ्योरी और वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन कि कैसे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन आपके पास जो है किस चीज़ को गवर्न करती है, उससे हमें मिलता क्या है। तो क्या मिलता है, बेसिकली टेम्परेचर ऑफ द रॉड एट एनी टाइम t एट एनी पोजीशन x। दिस इज़ व्हाट वी गेट बाय सॉल्विंग हीट इक्वेशन। अब बच्चे ध्यान देना, कई बुक्स में आपके पास जो है उसने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को ऐसे करके लिखा हुआ है, k टाइम्स यहाँ लिख रहा है, ठीक है। कई बुक्स में वो k की जगह वो सी स्क्वायर ले रहा है। तो ये वन एंड द सेम आपके पास नोटेशंस हैं, कई जगह वो k लेता है, कई जगह सी स्क्वायर ले रहा है। तो मैं मोस्टली इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके चलूँगा, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज बेसिकली सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके चलूँगा फॉर ऑल ऑफ द डेरिवेशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। बुक्स में ये भी दिया हुआ है और ऐसे भी लिखा हुआ है। So I will be taking this equation for solving one dimensional heat equation. Okay. अब इसके बाद आपके पास बच्चे आगे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन तो आपके पास आ गई, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन तो आपके पास आ गई, ठीक है। आपको पता लग गया कि इससे मुझे क्या मिलेगा, अब बात ये है, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको एक जो है जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। पर सिंस बच्चे एप्लीकेशन की बात है, एप्लीकेशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए होता है तो उसके लिए मुझे कुछ बाउंड्री कंडीशंस और कुछ इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, उन कॉन्स्टेंट्स को निकालने के लिए जो कि मेरे पास जनरल सॉल्यूशन में आए होते हैं, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि हमें अगर जनरल सॉल्यूशन दिया है तो उसमें जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको निकालने के लिए हमेशा कुछ कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कंडीशन बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन कुछ भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन तो हमारे पास पड़ी हुई है, वो उसने दी हुई है। क्या दी हुई है कि आपके पास इनिशियली रॉड इज़ एट सम टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, वो आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे सकता है, फंक्शन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इनिशियल कंडीशन हमेशा है इस केस में, क्योंकि हम रॉड को गर्म करके चल रहे हैं, उसे कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर दे रहे हैं, फिर उसके बाद वो कूल होना शुरू हो रही है, तब फिर हम देख रहे हैं कि भाई वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर हर पॉइंट पे एट एनी टाइम t ग्रेटर देन 0 क्या है। बात करें बाउंड्री कंडीशंस की, तो जब बाउंड्री कंडीशंस आपकी आती हैं तो बाउंड्री कंडीशंस में क्या हुआ आपके पास,
आपके 3 केस बनते हैं बाउंड्री कंडीशंस के। पहला मतलब जो मेन है, शायद इसके अलावा भी और कुछ हैं, पर मेन जो आपके 3 केस बनते हैं वो व्हेन बोथ ends when both ends of a rod are fixed कह लो, चाहे kept कह लो, kept at 0 टेम्परेचर। रॉड के दोनों एंड जो हैं वो फिक्स कर दिए उसने कि 0 टेम्परेचर, मतलब पूरा आपका जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसके दौरान दोनों एंड्स आपके वो 0 डिग्री पे उसने मेंटेन किए हुए हैं, 0 टेम्परेचर पे मेंटेन किए हैं। दूसरा होता है व्हेन वन एंड इज एट 0 टेम्परेचर एंड अदर एंड इज़ रेडिएटिंग, मतलब वहाँ से आपके पास एक एंड तो 0 डिग्री पे कर दिया, पर दूसरा एंड जो है आपके पास स्टिल वहाँ पे आपके पास एनर्जी जो है, हीट जो है वो आपके पास रेडिएट कर रही है। थर्ड केस, बोथ एंड्स आर इंसुलेटेड। ये आपका तीसरा केस है कि तीनों के तीनों एंड्स जो हैं आपके पास, दोनों के दोनों एंड जो हैं वो आपके इंसुलेटेड हैं। तो बच्चे अब आपके पास ये जो 3 केस हैं, इन तीनों केसेस के हिसाब से डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। पर सिंस हमारा मकसद है फोरियर सीरीज़ की एप्लीकेशन देखना कि कैसे फोरियर सीरीज़ यूज़ होती है, तो इसलिए हम ये जो सबसे आपके पास पहला केस है जहाँ पे दोनों एंड्स को रोड के 0 टेम्परेचर फिक्स किया होता है, तो ये बाउंड्री कंडीशन हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक बात होगी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की। इनिशियल कंडीशन का पता लग गया कि रॉड इनिशियली इज एट सम टेम्परेचर, कुछ वैल्यू दी होगी इनिशियली टेम्परेचर की। बाउंड्री कंडीशन का पता लग गया, ये हमेशा हमने यूज़ करनी है जो भी हमें क्वेश्चन आना है। और लास्ट थिंग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इसे प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है, टू सॉल्व द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। अब अच्छा इसके ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इसमें थोड़ा सा आपको यही बताना है कि आपके पास जो ये मेथड है इसमें हम क्या करते हैं। मान लो मेरे पास z कोई फंक्शन है fx y x और y का, और जो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आई, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अब उसमें क्या है आपके पास, जो आपके पास मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, व्हाट इट सेज कि लेट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बी ऑफ द फॉर्म एफ एक्स डॉट जी वाई, मतलब वो मान के चलता है कि जो आपका सोल्यूशन बना है दैट इज बेसिकली होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द वाई वेरिएबल। मतलब ये कि मान लीजिए सोल्यूशन आपके पास कुछ ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये मेरे पास एफ एक्स, ये मेरे पास जी वाई, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये वहीं एप्लीकेबल है जिनमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्चुअल में रिजल्ट जो है ऐसा आता है, फाइनल वैल्यू फाइनल सोल्यूशन ऐसा आएगा जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स जिस पे आपका z वेरिएबल डिपेंड कर रहा है वो आपके पास सेपरेबल होते हैं इन प्रोडक्ट फॉर्म मतलब x के आपने एक साइड कर लिए, डॉट y के आपने वेरिएबल्स एक साइड अगर आप कर सकते हो, तब आपके पास जो है वो आपके पास ये मेथड एप्लीकेबल होता है। और मान लो आपके पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने ये मेथड लगा दिया जहाँ पे उसके फाइनल सॉल्यूशन में वेरिएबल सेपरेट नहीं होते थे प्रोडक्ट फॉर्म में, तो क्या होगा कि आपके पास विद इन जब आप उसे वर्क करोगे आगे जाके आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाती हैं, तो वहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाती हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस यू गेट, ठीक है। इफ़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ solution which is not separable in product form, ठीक है। अगर आपके पास
प्रोडक्ट फॉर्म में सोल्यूशन नहीं है आपका, तो ये मेथड लगाओगे ये फेल कर जाएगा, बीच में कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, फिर आपको कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी विल यूज़। आगे जब हम करेंगे इसको देखेंगे, पर बच्चे सिंस हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन में क्या होता है कि ये आपके पास जो ये जैसे लिखी गई है, ये भी एक तरह से आपकी हीट इक्वेशन ही है, के को मैंने वन ले लिया एक तरह से। तो हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन में क्या होता है कि आपके पास जो सोल्यूशन होता है उसमें वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इन प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, कि एक एक्स के वेरिएबल्स एक साइड ले लिए, डॉट वाई के आपने वेरिएबल्स लिख लिए, तो उस केस में ये आपका जो मेथड है ये काम कर जाता है। और अगर आप मान लो इसको किसी और ऐसे एग्जांपल में लगा दो जहाँ पे सेपरेबल नहीं है सोल्यूशन में आपके वेरिएबल्स, तो ये फिर आपका कॉन्ट्राडिक्शन आपको देगा। ओके, सो दिस इज़ योर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो मेन तीन चीज़ें हो गई, हीट इक्वेशन, बाउंड्री कंडीशंस और ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मेथड जो हम यूज़ करेंगे। now we come to the डेरिवेशन ऑफ वन डायमेंशनल इक्वेशन। तो डेरिवेशन जो है हमारे पास, डेरिवेशन पे आते हैं, डेरिवेशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो बच्चे ध्यान दें, हम यहाँ पे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की डेरिवेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो है हीट इक्वेशन हम वन डायमेंशनल ले रहे हैं, ठीक है, मेटालिक का रॉड ली थी। ऐसे ही आपके पास जो है टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन वगैरह होती हैं, थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है, पर उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे टू डायमेंशनल में क्या होता है, आपके पास मेटालिक रॉड की जगह मेटालिक शीट होगी, आप प्लेन में आ जाओगे, प्लेन में आ जाओगे तो एक्स और वाई आ गए आपके, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास वन बाई के डेल यू बाई डेल टी, बाकी सारा सेम वही रहता है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका पहले पास सिंपल एक्स एक्सिस पे थे तो एक्स था, प्लेन में आ गए मेटालिक शीट तो एक्स और वाई, ठीक है। पर हम सिंपली अभी वन डायमेंशन की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या है डेरिवेशन में, अब इसके बच्चे कुछ आपके पास जो इसकी डेफिनेशंस हैं जो हम लिखते हैं, मैं आपको सामने यहाँ पे लिखूँगा कुछ डेफिनेशन जो है इसकी, कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछता है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के। तो कई बार तो सीधे ही आपसे पूछ सकता है, ठीक है, सीधे पूछ सकता है, obtain the solution of one dimensional heat equation when both ends of a metallic bar are kept at zero temperature and some initial temperature is given। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। इसमें क्या करता है वो, बेसिकली आपको कुछ नहीं, ना इक्वेशन देगा ना नो डाउट इनिशियल बाउंड्री कंडीशन उसने दी हुई है आपको, ठीक है, लेकिन वो सिंपल आपको एक स्टेटमेंट लिखेगा। अब आपको अब वेरिएबल जो मर्जी लो, यू एक्स वाई जेड, वो आप पे है, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है, बुक्स में आप देख सकते हैं ऐसे भी उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तरीका ये होता है उसका पूछने का, इफ़ द ends x equals to 0 and x equals to a of a rod are maintained at zero temperature, and given that temperature uxt is equals to fx at t equals to 0, then determine temperature at t equals greater than 0। तो बच्चे अब ये दूसरा आपके पास पूछने का उसका तरीका है। अब मेन पे भी आऊँगा, पर ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कल को याद रहे कि यार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसने इक्वेशन आपको देनी ही है, ठीक है। अब लास्ट तरीका जो है क्वेश्चन पूछने का, जो कि सबसे सिंपल है, जिसमें वो सब कुछ दिया होता है उसने, सीधा वो कहेगा सॉल्व द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। शायद ये भी ना कहे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ना कहे, सीधे आपको दे सॉल्व द इक्वेशन से डेल यू स्क्वायर डेल एक्स
1/k del u by del t, ठीक है। 0 लेस देन x लेस देन a t ग्रेटर देन 0। अब ये बच्चे आपके पास जब ऐसा कुछ उसने दे दिया ना, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो दी हुई है ये रॉड की लेंथ है, ये रॉड की लेंथ है x इक्वल्स टू जो a दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यों, x 0 से वेरी कर रहा है, तो x की इक्वल्स टू 0 एक पहला एंड, x इक्वल्स टू a पे आपका दूसरा एंड जो है, लेंथ a बनी, तो यहाँ से आपको लेंथ मिलती है रॉड की, ओके। नाउ उसके आगे वो क्या कह रहा है, गिवन दैट आपको कहेगा, गिवन दैट अब u 0 t इज इक्वल्स टू 0 एंड u a t इक्वल्स टू 0। अब बच्चे ये क्या है, ये चीज़ क्या है आपके पास, ये बेसिकली हैं आपकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, ठीक है। बाउंड्री वो लिखेगा नहीं कि ये बाउंड्री कंडीशंस है, जब लिखने वाली बात होती है आपके पास तो वो इनको बोलने में नहीं लिखता, वो ऐसे कहता है। ये देखिए, इफ़ द एंड्स ऑफ रॉड आर मेंटेन्ड एट 0 टेम्परेचर, तो ये जो चीज़ है, इफ़ द एंड्स ऑफ रॉड आर मेंटेन्ड एट 0 टेम्परेचर, ये बाउंड्री कंडीशन मैथमेटिकली ऐसे लिखे जाएंगी। क्यों, फंक्शन टेम्परेचर का क्या है यू एक्स टी, एक्स 0 पे आपके पास रॉड मेंटेन की है 0 टेम्परेचर पे, और x इज इक्वल्स टू ए पे आपके पास फिर आपके जो टेम्परेचर है वो 0 है। तो बाउंड्री कंडीशन ये आपकी बनी मैथमेटिकली। आल्सो इज गिविंग यू यू एक्स 0 इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे, एंड गिवन दैट टेम्परेचर यू एक्स टी इज इक्वल्स टू एफ एक्स एट टी इक्वल्स टू 0, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे, या फिर ये कह लें सम इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन, सम इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन। तो ये बेसिकली आपकी इनिशियल कंडीशन है, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। तो बच्चे ये आपका अब पूर्व पर एक मैथमेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। सॉल्व द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ये हीट इक्वेशन हो गई। 0 लेस देन x लेस देन a, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, t ग्रेटर देन 0 पे हमें इसे सॉल्व करना है। ये बाउंड्री कंडीशन है कि एंड x इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर 0, एंड x इक्वल्स टू a पे टेम्परेचर 0, और इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 जो टेम्परेचर है वो fx दिया है। ये fx कांस्टेंट फंक्शन sin x cos x ex कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे अब हमारा काम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सॉल्व करना अंडर द कंडीशन बाउंड्री कंडीशन 2 एंड योर इनिशियल कंडीशन 3। तो ये अब मेरा मेन काम है, डेरिवेशन जो हमने करनी है। तो ये आपके पास ओवरऑल वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है जिसका हमें सोल्यूशन अब निकालना है, ओके। तो शुरू करते हैं बच्चे, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इन कंडीशंस के अंडर। लेट अस स्टार्ट। ओके, तो सॉल्यूशन में जब हम शुरू करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप 1। इन स्टेप 1 वी विल कन्वर्ट, ये पेपर में आपको ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 और वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इनटू पेयर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बच्चे आपके पास क्यों, क्योंकि हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका जो सिलेबस है वहाँ पे सिर्फ हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाले हैं, ठीक है। तो जो हम अब मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, उसके थ्रू हम पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ये वाली जो आपके पास वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं आपके पास पेयर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता है कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। सो बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, अब ध्यान से देखना बच्चे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या होता है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सो बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, लेट solution of 1 be of the form, हम इसको ले रहे हैं किस फॉर्म को, आंसर हमें u x t चाहिए, ठीक है।
तो हमने इसको ले लिया कि ये आपके पास मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ले रहे हैं, मतलब इसके जो वेरिएबल्स हैं वो सॉल्यूशन में जो इसका आएगा उसमें x के वेरिएबल्स को t के वेरिएबल्स को प्रोडक्ट फॉर्म में सेपरेट किया जा सकता है। मतलब आपके पास एक मैंने फंक्शन x का बना सकता हूँ और एक आपका t का, ठीक है। तो अगर बच्चे देखो लिखने को तो मैं ऐसे भी लिख सकता था कि fx डॉट gt, ठीक है, कि मेरे पास कुछ आंसर में जो भी आएगा x के वेरिएबल्स को सेपरेट करके t के वेरिएबल सेपरेट करके उनके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पर जस्ट टू कोरिलेट x के साथ x, t के साथ t, ये मैंने इसलिए लिख लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास डिस्टेंस फंक्शन है, ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन, क्योंकि x बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से, t ये टाइम फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, ये टाइम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब बेसिकली आपके पास ये uxt आपके पास इस फॉर्म में लिखा गया कि हमने मान लिया कि ये सोल्यूशन है भैया आपका, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 4 को वापस इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। तो 1 में डालना है पर वहाँ तो डेरिवेटिव है, तो इसलिए डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले x का निकालते हैं डबल डेरिवेटिव। तो x का आपके पास क्या बनेगा, डेल स्क्वायर x डी एक्स स्क्वायर टी एस एच। x क्योंकि सिंपल x का वेरिएबल है तो मेरे पास सिंपली डी एक्स स्क्वायर आएगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा, पार्शियल नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो डेल u बाई डेल t है ये बनेगा आपके पास जो x एस एच डी टी बाई डी टी, दिस इज। तो पुट करिए इसे वापस, पुट 5 and 6 in 1, वी गेट क्या मिला हमें मिला t टाइम्स डी स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई के एक्स डी टी बाई डी टी। डन। हमें अभी तक इस सॉल्यूशन जो हम अज्यूम करके चले उनके पार्शियल डेरिवेटिव लेके उनको वापस इसमें डाल के ये चीज़ मिली। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करिए। नाउ सेपरेट द वेरिएबल्स ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यू विल गेट 1 बाई एक्स डी स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई के टी डी टी बाई डी टी। ओके, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 5। इसको अगर मुझे थोड़ा सा आसान करके लिखना है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 बाई के टी डैश अपॉन टी से दिस इज 5a। अब बच्चे ध्यान देना कि अब मेरे पास यहाँ से एक बात डिस्कस होगी, वो थोड़ा अच्छे से समझना। अब हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इस साइड आपके पास फंक्शन ऑफ x है, जो भी आएगा फंक्शन ऑफ x है, इस साइड फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। जो भी आए डेरिवेटिव करके जो भी आएगा फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव x इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x और ये स्मॉल x है, तो ये अल्टीमेटली आपके पास जो है फंक्शन ऑफ x है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करें कि ये कांस्टेंट है और ये सारा फंक्शन ऑफ स्मॉल t। अब वो ये कहता है कि 4, 5 और 5a टू होल्ड। अब ये होल्ड कब करें, क्योंकि ये तो एक अजम्पशन पे चल रहा है ना। अजम्पशन क्या कि भाई सोल्यूशन आपका इस फॉर्म में है, ठीक है, सोल्यूशन आपका इस फॉर्म में। अजम्पशन ली, अजम्पशन को लेके वापस इसमें डाला तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि भाई ये इसके इक्वल हो रहा है। अब ये रहा फंक्शन ऑफ x, ये रहा फंक्शन ऑफ t स्मॉल t, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम कैसे होंगे? नहीं हो सकते। कब होंगे? फॉर 5 टू होल्ड इफ ये वैल्यू is equals to omega and 1 by k t dash upon t is equals to omega, ठीक है, where omega is constant। मतलब बच्चे ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई आपके पास इसका भी आपके पास वैल्यू और इसकी भी वैल्यू किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाए, से ओमेगा। क्योंकि कांस्टेंट के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये दोनों कोरिलेट करेंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये x का फंक्शन है स्मॉल x का, ये स्मॉल t का फंक्शन है, हो ही नहीं सकते कभी भी इक्वल, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और हमें ऐसा नहीं कि एक x या एक t के लिए वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए फॉर ऑल x फॉर ऑल t। तो वो तभी हो सकता है जब हमारे पास ये वैल्यू किसी फिक्स्ड कॉन्स्टेंट के आए, ठीक है। और फिक्स कांस्टेंट फिर वही है कि आपके पास x जो मर्जी हो, t जो मर्जी हो,
वैल्यू ओमेगा आ रही है, ये तभी होल्ड कर सकता है। सो ओमेगा इज़ अ कांस्टेंट। तो बच्चे अब आपके पास ये यहाँ से क्या बना, यू गॉट फ्रॉम दिस ओमेगा डबल डैश माइनस ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको अगर मैं थोड़ा खोल के लिखूँ तो मेरे पास ये बन रहा है माइनस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज से 6। और अगर मैं दूसरी इक्वेशन को लिखूं आपके पास वो है टी डैश माइनस ओमेगा, यहाँ से ओमेगा के टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये बना डी टी बाई डी टी माइनस ओमेगा के टी इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चे एक काम तो हो गया हमारा, एक काम तो हमारा हो गया। क्या काम हो गया, हमने कन्वर्ट कर दिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इनटू पेयर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करना था इसे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल का यूज़ करके अजम्पशन लेके हमें अब क्या सॉल्व करना है, एक सॉल्व करनी है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक सॉल्व करनी है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमारा काम रिड्यूस हो गया, चेंज हो गया, और फ्रॉम सॉल्विंग दिस वन डायमेंशनल partial differential heat equation to solving these set of pair of ordinary differential equations, ठीक है। तो अब हमारा काम इसमें चेंज हो गया। नेक्स्ट आपके पास हमने अब क्या करना है, क्योंकि जब भी इन्हें सॉल्व करेंगे हमारे पास कुछ कांस्टेंट आएंगे, तो उन कांस्टेंट्स को भी हमें निकालना है, ठीक है। तो इनके साथ हमें कुछ कंडीशंस भी चाहिए होंगी। अब कंडीशंस का बच्चे ऐसा है, कंडीशन का आपके पास ऐसा है कि जो आपके पास कंडीशंस थी पहले, जो आपके पास कंडीशन थी पहले, सिंस वी हैव इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशंस u0t इज इक्वल्स टू 0, u8t इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 0, these were the boundary conditions। हमने शुरू में ही जब आपके डेरिवेशन से पहले स्टेटमेंट लिखी थी तो वहाँ पे ये एज्यूम किया था कि x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू a पे टेम्परेचर 0 है, ठीक है। अब बच्चे हमें बेसिकली जो हमने ये दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन भी चाहिए। ये तो u में है, ठीक है। तो सिंस uxt इज इक्वल्स टू कैपिटल X कैपिटल T, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी। अब ज़रा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करिए, u0t इज इक्वल्स टू x0t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है तो ये 0 आ गया, इम्प्लाइज x0t इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास आपके पास एक यहाँ पे इक्वेशन बन गई x0tt इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे एक जो कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस करना है। वो कंसेप्ट क्या है कि अब आपके पास यहाँ पे जो ये चीज़ आ गई तो मेरे पास बाउंड्री कंडीशन अब इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X या कैपिटल T क्या बन रही है, ठीक है। जब ये 0 हो रहा है तो हम यहाँ कहते हैं हियर T cannot be 0, it can't be 0 for all t greater than 0। कि भाई जब आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है ये हर t के लिए 0 नहीं हो सकती, t greater than 0 के लिए it can't be 0। why? because if t is equals to 0 for all t greater than 0, मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है, देन तो आपके पास uxt क्या आएगा, uxt जो आपके पास xx डॉट tt है, ये क्या बना, ये बना 0 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। मतलब अगर ये जो टाइम वाला फंक्शन है वो मेरे पास मैं 0 अगर कर दूं तो उसके बेस पे मेरे पास जो टेम्परेचर है uxt रॉड का वो 0 आएगा फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। टेम्परेचर 0 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, कॉन्ट्राडिक्शन पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। आपने 100 डिग्री पर 50 डिग्री तक 60 डिग्री तक आपने रॉड को इनिशियली गर्म किया और फिर आप कह रहे हैं कि t ग्रेटर देन 0 पे टेम्परेचर 0 हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकल
इस बात में कोई प्रैक्टिकल लेना देना ही नहीं है कि जी आप कह रहे हो कि अभी आपने रॉड को गर्म किया 50 डिग्री पे और अगले टाइम वो ज़ीरो हो गई, हर अगले टाइम के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए के बाद वो आपके पास या 1 सेकंड पे ही आपकी वो टेम्परेचर ज़ीरो हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है कि भाई आपके पास ये जो टर्म है, ये जो फंक्शन है टाइम वाला, ये इसमें ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा हर टी के लिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास इनिशियली कुछ टेम्परेचर है और वही तो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई आपके पास इनिशियली कुछ टेम्परेचर था और थोड़ा थोड़ा वो नीचे घटता गया, तो वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वही तो हम स्टडी कर रहे हैं। अगर वो सीधा ही ज़ीरो हो गया जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने स्टडी क्या करना है। ठीक है, सो हेयर वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो यू गेट द कंडीशन x ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपको पास एक जो कंडीशन है वो मिली आपको यहाँ से। सिंस आपको बच्चे इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे आप पेपर में सिंपली लिख सकते हैं सिंस दिस कांट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, टी जो है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, सो x ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये थ्योरी आप जो है ये आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट यू शुड नो कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है। ठीक है, सिमिलरली इसमें अब ज़रा इस चीज़ को यूज़ करिए। इसमें आपने UXT क्या है आपके पास, ये है, तो A सेकंड बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करिए, XA TT, ठीक है, एंड दिस गिव्स यू इक्वल्स टू ज़ीरो, implies XA T is equals to 0, implies XA is equals to 0 equals to 0। ठीक है, 9 लिख सकते हैं सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू 0 और आर टी ग्रेटर देन 0, डन। सो सिंपली ऐसे लिख के आप इसको आगे छोड़ सकते हैं। तो बच्चे अब आपके पास ये सब करने के बाद आपका क्या क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया, आपको सॉल्व करनी है ये डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 6 और साथ में सॉल्व करनी है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अंडर बाउंड्री कंडीशंस, x ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू XA। तो इन बाउंड्री कंडीशंस के अंदर आपने अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आपका वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो शुरू किया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो चेंज हो गई ऑर्डिनरी में, और ऑर्डिनरी के साथ हमारे पास बाउंड्री कंडीशन जो ओरिजिनली दी हुई थी वो हमारे पास रिड्यूस हो गई इन बाउंड्री कंडीशंस में। ठीक है, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट एज योर 10। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशंस 10 मैंने यहाँ लिख ली। तो अब हम बच्चे वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अवर स्टेप 2, दैट इज स्टेप 2। स्टेप टू क्या, टू सॉल्व पेयर ऑफ ordinary differential equation 6 and 7 under given बाउंड्री कंडीशंस, जो बाउंड्री कंडीशंस हमने बनाई हैं अभी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो अब यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या है, 3 केस बनते हैं। ठीक है, 3 केस बनते हैं। अब ये सारी गेम जो चलेगी आपकी, ये गेम चलती है जो ओमेगा आपने लिया था कांस्टेंट। ठीक है, वो आपके पास क्या वैल्यू ले रहा है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो ज़ीरो है। तो उस पर अब आपकी सारी गेम अगली डिसाइड होगी कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व होनी है। ठीक है, तो ये जो 2 पहले केस हैं ओमेगा ज़ीरो ओमेगा ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पे हमारे पास देयर डज नॉट एग्जिस्ट, और फॉर दिस केस partial differential equation 1 has no non-trivial solution। ठीक है, हमारे पास
इन केसेस में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं बनता। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 कह लें बच्चे, या इसको जो हमने रिड्यूस किया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल 6 एंड 7 में, हम जब इनको सॉर्ट वर्कआउट करते हैं 6 एंड 7 को अंडर टेकिंग ओमेगा 0 या ओमेगा ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता ही नहीं है, ठीक है। और इस केस में हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है, इस केस में ही हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है। तो पेपर में जब आपने लिखना है, आप सिंपली इन दो केसेस में ये कह सकते हैं कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, तो हम सीधे इस केस पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे से केस 3 शुरू करते हैं, ओमेगा लेस देन 0 है, तो ले से ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के वेयर और लैम्डा, ओमेगा इज के तो हमने लिया हुआ है लैम्डा, वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मान लीजिए हमने ओमेगा को माइनस के ले लिया, ओके, और जो लैम्डा है दैट इज ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है हमें, हम पहली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ओमेगा की जगह हमने प्लस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 6 थी आपकी। अब इसको सॉल्व करना, वही कर रहे हैं हम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी है आपकी, अब हमने उनको सॉल्व करना है। तो अब आपके पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा लैम्डा। सो एक्स जो आपका जनरल सोल्यूशन बना वो क्या बनेगा, दैट विल बी C1 cos लैम्डा एक्स प्लस C2 साइन लैम्डा एक्स। तो ये मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर आपके पास बनी 11, ठीक है, ये बनी इक्वेशन नंबर 11। तो ये मेरा सोल्यूशन आ रहा है, किसका सोल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब ओमेगा को मैंने माइनस लैम्डा ले लिया। अब बचे सोल्यूशन तो आ गया, पर कांस्टेंट C1 C2 पड़े हैं, ठीक है। और इनको निकालने के लिए मेरे पास कंडीशंस हैं, x0 इज़ 0, xa इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास बाउंड्री कंडीशन पड़ी हुई है, तो इनका यूज़ करते हैं, देखते हैं कांस्टेंट्स क्या आते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 0 यू हैव x0 इज इक्वल्स टू C1 cos अंडर रूट लैम्डा दैट इज़ 0 प्लस C2 साइन 0 इज 0। सो यस, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, और ऐट लिखना यहाँ लिख दीजिए, या लिख लीजिए पुट x इक्वल्स टू 0 इन 11, पुट x इक्वल्स टू 0 इन 11 लिख लीजिए। 11 में x इक्वल्स टू 0 डाला, ये बना, पर x0 किसके इक्वल है, बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से 0 के। तो आपके पास क्या बना, C1 1 0 और C1 इक्वल 0, कांस्टेंट एक आपको 0 मिल गया, कांस्टेंट एक आपको 0 मिल गया। नाउ पुट x इक्वल्स टू a इन 11 क्या मिला आपको, xa इज इक्वल्स टू C1 cos लैम्डा, जस्ट बेटे जस्ट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी, दिस इज अंडर रूट लैम्डा, दिस इज अंडर रूट लैम्डा, सॉरी फॉर दैट, ये सारा आपके पास ये सही चल रहा है, यहाँ पे अंडर रूट लैम्डा, सॉरी। सो अंडर रूट लैम्डा, दिस इज a प्लस C2 साइन अंडर रूट लैम्डा a, यस दिस इज ओके। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं करते करते, ओके। तो अब ये जो आपके पास बना, आपके पास दिस इज इक्वल्स टू 0, बाउंड्री कंडीशन x इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वल्स टू 0 आ गया। तो आपके पास क्या बना, C1 cos अंडर रूट लैम्डा a प्लस C2 साइन अंडर रूट लैम्डा a इज इक्वल्स टू 0। सिंस C1 इज इक्वल्स टू 0 निकाला हुआ यहाँ पे, तो क्या बना, C2 साइन अंडर रूट लैम्डा a इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि सिंस वी नीड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन ये है, C1 पहले का 0 हो चुका है, इसलिए जब ये चीज़ इक्वल टू 0 हो रही है, C2 विल नॉट बी 0 फॉर गेटिंग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, क्योंकि C2 भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो x तो 0 हो गया, फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहाँ से मिला,
वो तो आपके पास ट्रिवियल हो गया। तो इसलिए C1 क्योंकि ज़ीरो हो चुका था, C2 नॉन ज़ीरो चाहिए हमें, और जब C2 नॉन ज़ीरो चाहिए तो हमारे पास क्या बना, साइन अंडर रूट लैम्डा ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास ज़ीरो होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से C2 नॉन ज़ीरो, क्यों, क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, तो ये चाहिए, सो दैट साइन अंडर रूट लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये चीज़ बच्चे आपके पास यहाँ से क्लियर होती है। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या मिला था, आपको मिला था साइन अंडर रूट लैम्डा ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, implies अंडर रूट लैम्डा ए इज इक्वल्स टू योर n पाई, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन। बच्चे ज़रा ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो आपके पास जो n है, ये जो आपके पास n है, ये मैंने ज़ीरो पॉजिटिव लिए, सॉरी ज़ीरो भी नहीं लिया, नेगेटिव भी नहीं लिया, क्यों, सिंस लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ए लेंथ जो है ग्रेटर देन ज़ीरो, ये अज्यूम किया बच्चे हमने शुरू में देखना, हमने लैम्डा ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा लिया था, ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो लैम्डा पॉजिटिव है, ए लेंथ ऑफ रॉड है, पॉजिटिव है आपके पास। ठीक है, तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये सारी पॉजिटिव हुई, तो फिर आपकी राइट हैंड साइड कैसे नेगेटिव या ज़ीरो हो सकती है, ये कभी ज़ीरो नहीं होने वाली, क्यों, लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, सो हाउ द राइट हैंड साइड कैन बी, तो इसलिए मुझे एन यहाँ पे 1 2 3 लेना पड़ेगा। सो दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, और अगर मैं अंडर रूट लैम्डा की बात करूँ तो वो एन पाई अपॉन ए। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ये इक्वेशन आपकी 12, इक्वेशन नंबर 12 बन रही है, जहाँ पे मैं लैम्डा की वैल्यू बना रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे अब ये हुआ क्या, बेसिकली ये वो लैम्डा है, ठीक है, ये वो लैम्डा है जिसके लिए मुझे नॉन ट्रिवियल, लैम्डा बेसिकली है क्या, ओमेगा कांस्टेंट, जो हम शुरू में लेके चल रहे थे कि भाई वो आपके पास मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया तो वहाँ पे जो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आई थी वो इक्वल कब होगी, जब वैल्यूज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट ओमेगा आ जाएगी, ओमेगा को हमने माइनस लैम्डा ले लिया, तो अब ये आ रही है इसकी ओमेगा की वैल्यू या लैम्डा की वैल्यू, जिसके लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो जनरल सोल्यूशन, नॉट जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन है आपका ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 6 इज xx, जो कि हमने पहले लिखा था cos अंडर रूट लैम्डा x प्लस C2 साइन अंडर रूट लैम्डा x। तो C1 तो ज़ीरो है, C2 आपके पास नॉन ज़ीरो है, और साइन अंडर रूट लैम्डा इज n पाई अपॉन a x, दिस इज 13 वेयर C2 इज नॉन ज़ीरो। तो भाई ये आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 6 का सोल्यूशन आ गया आपके पास। यू गेट फर्स्ट थिंग, पहली डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपको मिल गया, पहली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक चीज़ वर्कआउट करनी है, नो डाउट यहाँ पे n 1 2 3 है। अब ये जो सोल्यूशन आया ना बच्चे, ये आपके पास बेसिकली इनफाइनाइट सेट ऑफ सोल्यूशंस हैं। सोल्यूशन किस फॉर्म में है, ये सोल्यूशन किस फॉर्म में बन रहे हैं, इनफाइनाइट फैमिली है आपके पास, कांस्टेंट टाइम्स साइन पाई ए एक्स कांस्टेंट, ठीक है, C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट नहीं है, साइन 2 पाई ए एक्स, ये इस तरह की आपकी फैमिली बन रही है, कांस्टेंट टाइम साइन पाई बाई ए एक्स एन की वैल्यू 1, कांस्टेंट टाइम साइन 2 पाई ए एक्स एन की वैल्यू 2 सो ऑन। ठीक है, तो वो ये कहता है कि अपना थोड़ा सा कन्वीनियंट इसको थोड़ा लिखने के लिए वो क्या कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव integer n, for any positive integer n, और for any की जगह each लिखिए, for each positive integer n 13 can be written as। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वो लाइनिंग लिख रहा हूँ वही जो लेक्चर नोट्स वाली है, पर एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, अपना काम जो है वो थोड़ा सा आसान कर रहा है,
कन्वीनियंट कर रहा है। किस तरह से? फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n 13 कैन बी रिटन एज एक्स एन एक्स इज इक्वल्स टू ए एन साइन n pi a x. This is say 14 where an is non-zero and n varies from 1 to so on. अब बेसिकली मुझे है वही चीज़ है, ये कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट को उसने ए एन दे दिया है सो दैट कि थोड़ा एक आपके सिमेट्री बन जाए कि जब आप इसे फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस को खोलो तो आपके पास क्या बने, ए वन टाइम्स साइन पाई ए एक्स, दूसरा सोल्यूशन ए टू टाइम्स साइन 2 पाई एक्स, तीसरा सोल्यूशन ए थ्री टाइम्स साइन 3 पाई एक्स। तो इस तरह से उसने फैमिली सोल्यूशन को इस फॉर्म में कन्वीनियंट वे में लिख लिया। ओके, नाउ वन थिंग इज डन। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो था आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरी जो थी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो दूसरी थी दैट वाज योर टी डैश माइनस ओमेगा के टी इक्वल्स टू 0, जिसको हमें सॉल्व करना था। दैट वाज डी टी बाई टी is equals to omega kt. Since omega we have taken is equals to minus lambda, so this becomes your 1 by t dt minus lambda k dt. Yes, so integrate both sides. ये हम क्या कर रहे हैं बच्चे, पिछले केस में तो ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह लगाई थी क्योंकि सेकंड ऑर्डर थी, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैंने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा लिया, कैपिटल टी वाले इधर ले लिए, स्मॉल टी इधर लेके चला गया। ठीक है, तो इंटीग्रेट किया, यू विल गेट ln t इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा के टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से c3, सो t इज इक्वल्स टू e माइनस लैम्डा के टी डॉट ई c3। ओके, सो ये जो आपके पास बना क्या बना, t इज इक्वल्स टू, मैं इसको ई c3 को यहाँ पे बी एन लिख रहा हूँ, ठीक है, बी एन लिख रहा हूँ या बी ले लेता हूँ, अभी एन की बात नहीं करते, ई माइनस लैम्डा के टी। ठीक है, अगेन इसे बी को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, लैम्डा, अब बच्चे ध्यान देना, लैम्डा हमने क्या निकाला हुआ है, एन स्क्र ए पाई स्क्र माइन अपॉन ए स्क्र, तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ एन स्क्र पाई स्क्र अपॉन ए स्क्र के टी। ठीक है, तो ये मेरे पास आपका रिजल्टेंट सोल्यूशन आ गया, जहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 और बी नॉन ज़ीरो आपके पास, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। ओके, अब अगेन वही बात कि ये सोल्यूशन मिल गया, सिंपल है, इसको सॉल्व किया, वेरिएबल सेपरेट किए, इंटीग्रेट किया, आंसर ये आ गया। ठीक है, पर ये एक फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, कांस्टेंट टाइम ई टाइम्स माइनस पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कांस्टेंट टाइम ई माइनस 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये एक फैमिली ऑफ आपके पास सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो अगेन इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, के कारण है बच्चे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक सोल्यूशन नहीं है, फैमिली बन रही है, तो फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें थोड़ा और कन्वीनियंट वे में लिखना पड़ेगा। तो इस सोल्यूशन 15 को मैं कन्वीनियंट वे में लिख रहा हूँ। सो फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, solution of ordinary differential equation 7 can be written as, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि इसी के बेस पे आगे फोरियर सीरीज वगैरह बननी है आपकी। ठीक है, कैन बी रिटन एज टी एन टी, यहाँ पे अब कांस्टेंट जो था मेरे पास वो है, उसे जो है बी एन ले रहा हूँ। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस एन स्क्र पाई स्क्र अपॉन ए स्क्र के टी, वेयर बी एन इज नॉन ज़ीरो and n varies from 1 to this one. So this is equation number your 16. तो बच्चे अब आपके पास ये सॉल्यूशन बन गया, आपके पास सेकंड जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब पहली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी x वाली, कैपिटल X वाली सॉल्व कर ली हमने, दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैपिटल T वाली वो भी सॉल्व कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंस सॉल्यूशन
ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन वी हैव कंसीडर क्या किया था, यू एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स एक्स डॉट टी, ठीक है। सो फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, this solution 4 can be written as, इसे हम लिख सकते हैं u n x t, क्योंकि ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस है। थोड़ा कन्वीनियंट वे में लिख लेते हैं इसे, जिससे पता चल जाए कि भाई आपकी ये इन्फिनाइट फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अब ये x जो हमने इक्वेशन नंबर जो इससे पहले बनाई थी वहाँ से उठाएंगे, वो आंसर था ए एन साइन एन पाई ए एक्स, ठीक है, यही बना था एक्स एन, और टी एन हमारा ये सामने पड़ा है बी एन ई माइनस एन स्क्र पाई स्क्र ए स्क्र के टी, ठीक है। सो इन कांस्टेंट को क्लब किया, इसको और इसको, ठीक है। इसको मैंने नया कांस्टेंट का नाम दे दिया एंड आई सेड डी एन, ठीक है, डी एन साइन एन पाई ए एक्स डॉट ई रेज टू पावर माइनस एन स्क्र पाई स्क्र ए स्क्र के टी, दिस इज यू एन एक्स टी, दिस इज वेयर डी एन इज non-zero and varies from 1 to this is equation number 17। तो बच्चे अब ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 17 बनी है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 17 बनी है, ठीक है, ये आपके पास जनरल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है या सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के अंडर द गिवन बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सो 17 represent solution of one dimensional heat equation 4 under given बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो ये हमारे सोल्यूशन मिल गया गिवन बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से। पर बच्चे वही है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, स्टिल हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, और यहाँ पे अब आपके पास एक कांस्टेंट और पड़ा हुआ है दैट इज़ डी एन, ठीक है। तो जो लास्ट स्टेप है बच्चे, जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ टू फाइंड डी एन, स्टेप 3 टू फाइंड द कांस्टेंट डी एन, ये हमारा लास्ट स्टेप है। ये जो कांस्टेंट एक बच जाता है वो अब हमें निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपके पास ये कांस्टेंट डी एन है, सोल्यूशन मिल गया बच्चे, ये जो है हमारे पास बेसिकली सोल्यूशन आ गया। बस एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि आपका ये पर्टिकुलर सोल्यूशन अभी भी नहीं बना है, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट को निकालने के लिए हमारे पास अभी एक इनिशियल कंडीशन बची हुई है। रिमेंबर वी हैव अ इनिशियल कंडीशन आल्सो, ठीक है। तो अब बच्चे हमने क्या करना है, कांस्टेंट डी एन को निकालने से पहले इसको 17 को थोड़ा और जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब बेसिकली ये अगेन एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है। फैमिली को किस तरह से, फैमिली के सॉल्यूशंस क्या हैं, ये दे, पहला सॉल्यूशन आपका ये बना, ठीक है, n इज टू 1 के लिए। दूसरा सॉल्यूशन क्या बना, दूसरा सॉल्यूशन ये बना 2 पाई ए एक्स ई 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर के टी, ठीक है, एंड सो ऑन। अब बच्चे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, वहाँ पे देखा था कि अगर हमारे पास इफ़ y1 एंड y2 आर टू Li लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन c1/1 प्लस c2/2 इज आल्सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम पढ़ के आए थे, ठीक है। तो क्योंकि हम वहाँ सेकंड ऑर्डर कर रहे थे तो दो की बात डिस्कस हुई थी। अब यहाँ क्या है, ये इनफाइनाइट फैमिली ऑफ आपके पास सॉल्यूशंस है, और बच्चे ये जो सॉल्यूशंस आपके बन रहे हैं ना, एक एक सॉल्यूशन, ये सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एलआई होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर ये जो फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस बनी, जो कि आपके पास कोई भी दो मेंबर्स उठा लें, वो सभी लीनियर इंडिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो फिर आपके पास
इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, जो भी इनफाइनाइट बनेगा, दैट विल आल्सो बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये जो मेरे पास सोल्यूशन था, ठीक है, मैं इसको बच्चे पेज को यहीं रख रहा हूँ। चलिए मैं अभी इसको चेंज नहीं करता, एक बार फिर समझ लेते हैं कि ये इनफाइनाइट फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा था। ऐसे ऐसे एलिमेंट्स थे, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्या होगा, यूजिंग दिस कंसेप्ट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, जो भी इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, हमेशा जनरल सोल्यूशन भी वो बनाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो यूजिंग दिस कंसेप्ट differential equation, sorry, 17 equation can be written, जो आपकी इक्वेशन नंबर 17 थी, कैन बी रिटन इन मोर generalized form as uxt is equals to summation n is equals to 1 to infinity unxt. yes, this is ठीक है। और unxt क्या है आपके पास, unxt है आपके पास, तो हमने लिखा था dn sin n pi a x e raised to power minus n square pi square upon a square kt, ठीक है। So I write it as equation number, your last was 17, so say it is your 18, where dn is non-zero and becomes 1 to c. This is the heat equation. तो बच्चे अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो हमने ये वो फॉर्मेट में लेके आए हैं जहाँ पे अब हमारी बात बननी है, ठीक है। तो अब ये आपका मोर जनरलाइज फॉर्म है, सबसे जनरल सोल्यूशन है कि भाई आप अपना लीनियर कॉम्बिनेशन ले, जो भी फैमिली की हम बात कर रहे थे, किसी की फैमिली ऑफ सोल्यूशन आ रही है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, ठीक है। अब कांस्टेंट dn निकालना है, ठीक है। बची सिर्फ एक हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन बची हुई है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन क्या थी कि इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 टेम्परेचर उसने कुछ दे रखा है fx, ठीक है, x 0 to a पे वेरी कर रहा है। तो दिस वाज योर कंडीशन, इनिशियल कंडीशन ये दी हुई है, ठीक है। सो पुट t इक्वल्स टू 0 इन 18, इसका यूज़ करते हैं 18 में। तो आपके पास क्या बना, ux0 इज इक्वल्स टू, इसमें हमने डाला तो क्या बना, समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity dn sin n pi a x, बाकी तो 0 बन गया क्योंकि t यहाँ 0 हो गया, e रेज़्ड टू पावर नॉट इज़ 1, तो ये आपके पास ये चीज़ बन गई। और अकॉर्डिंग टू 3 ये किसके इक्वल है, fx के, ux0 इज इक्वल्स टू fx फ्रॉम 3, तो ये fx, तो इट मीन्स टू गेट fx is equals to summation n is equals to 1 to infinity dn sin n pi a x sin n pi a x. So this is equation number 90. अब बच्चे बेसिकली आपके पास जो हम ये सारा टॉपिक कर रहे हैं, ये सारा टॉपिक क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, किस लिए कर रहे हैं, टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ फोरियर सीरीज। पर कोई बात कही भाई इतनी देर से लगे पड़े हो, फोरियर सीरीज है कहाँ पे, आई कहाँ पे है, कि मतलब दुनिया ख़त्म होने को आ रही है, सारा कुछ मतलब एंड होने को आ रहा है, तो फोरियर सीरीज़ कहाँ पे है। तो भाई अब जिसके पीछे हम पड़े हुए थे कि फोरियर सीरीज़ की एप्लीकेशन, वो यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब छुपी हुई है आपकी फोरियर सीरीज़, किसी को अगर दिख गई हो तो अच्छी बात है। तो फोरियर सीरीज़ बच्चे आपको याद हो, यस नो डाउट, यहाँ पे dn नॉन ज़ीरो एंड n इज इक्वल्स टू 1 2, ठीक है। और यस अब थोड़ा ध्यान देना, और x जो है वो आपके पास 0 to a वेरी कर रहा है। नाउ रिमेंबर इफ fx इन जनरल ले रहा हूँ, ठीक है, fx कोई भी फंक्शन, इफ fx सॉरी द फोरियर सीरीज, द फोरियर हाफ रेंज सीरीज, थोड़ा कंसेप्ट को कोरिलेट कर रहा हूँ फोरियर सीरीज से, द फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ fx ऑन इंटरवल 0 to l इज गिवन बाई, कैसे हम देखते हैं,
समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन, ये इन जनरल की बात कर रहा हूँ जो हम पहले पढ़ के आए हैं, एन पाई अपॉन एल एक्स वेयर बी एन इज इक्वल्स टू वी एन इज इक्वल्स टू 2/L 0 to L एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स सॉरी साइन एन पाई एल एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हम पहले कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज़ का, किस फंक्शन की, एफ एक्स की, कौन से इंटरवल पे, 0 to L पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे पूरा इंटरवल -L to L लेते हैं। अब बच्चे वही मैं उस टाइम भी, जिसने ये लेक्चर मेरा पहले देखा हो, मैंने उस टाइम भी कहा था कि यहाँ पे हाफ रेंज बेसिकली बनती है, ठीक है। -L पे तो जा ही नहीं सकता ना, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है, ऐसी इक्वेशन है कि यहाँ पे टाइम 0 से शुरू हो रहा है तो पॉजिटिव ही वैल्यूज़ आएंगी, तो 0 to L हाफ बना, तो पूरा आपका बेसिकली -L to L, तो इसलिए पूरी थ्योरी में वो -L to L लेके चला इंटरवल को, सो दैट कि जब हम एप्लीकेशन पे जाएं, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो मेनली एप्लीकेशन की बात है जहाँ पे हमने ये यूज़ करना है अपना कंसेप्ट, तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 0 to L पे अब आपकी हाफ रेंज बने। अब ज़रा कोरिलेट करो इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कोरिलेट कर सकते हैं, सो फ्रॉम 19 it gives Fourier half range sine series of fx on interval कौन सा है, 0 to A, ठीक है। fx जो उसने इनिशियली कोई वैल्यू आपको दी थी, इंटरवल कौन सा है, 0 to A, ठीक है, ऑफ ऑन इंटरवल 0 to A वेयर dn क्या बनेगा इसके हिसाब से 2/L, L इज A, 0 to A fx sin n pi A x dx, so this is your 20 डन। तो ये बच्चे आपके पास जो है ये वैल्यू आई आपके पास dn कोफिशिएंट की, ठीक है। तो अब आपके पास ये कोफिशिएंट dn आ गया, ठीक है, और ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म में मिला था आपको, ये चीज़। सो दिस कंप्लीट्स द डेरिवेशन। सो सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज अंडर, अब ये कंप्लीट हुआ, अब पूरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला अंडर गिवन इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन is given by इक्वेशन 80, इस इक्वेशन दे देते हैं बच्चे, ठीक है, इस इक्वेशन से वेयर dn जो इसमें है कांस्टेंट इज गिवन बाय 20। यहाँ पे फोरियर रेंज dn को निकालने के लिए फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज का यूज़ होता है। तो बच्चे दिस कंप्लीट्स द डेरिवेशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ठीक है। ये इन जनरल सिंपल डेरिवेशन है, हम इन जनरल एफ एक्स लेके चले हैं। क्वेश्चन जब आएगा ना तो उसमें क्या होता है, सारा कुछ सेम चलता है, वहाँ पे क्या होगा, आपको जो रॉड की लेंथ है वो लेंथ की कोई वैल्यू दे दी होगी 1 2 कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे ए स्क्वायर की जगह आपका कुछ वो वैल्यू आ जाएगी, लेंथ 1 सेंटीमीटर है या 2 है 3 है, ठीक है, पहला चेंज। दूसरा चेंज ये जो के है, ठीक है, ये जो के है, ये के बेसिकली कहाँ से आया था आपका, यहाँ से आया था, डेल 1/k। हो सकता है इस के की जगह पे सी स्क्वायर हो या 1 हो 2 हो 3 हो, तो दूसरा चेंज ये आएगा कि आपके पास इस के की जगह आपके पास वो वैल्यू लिखी जाएगी, पहला ए दूसरा के। तीसरा चेंज क्या होता है बच्चे, एफ एक्स की जगह वो कोई वैल्यू, क्योंकि हम ये इन जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं, तो जनरल डेरिवेशन हर चीज़ जनरल ली, लेंथ जनरल ली, के जनरल लिया, एफ एक्स जनरल लिया, ठीक है। तो जब क्वेश्चन करोगे ए की कोई वैल्यू होगी, के की भी हो सकता है कोई वैल्यू दे आपको, तो अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगी। एफ एक्स कॉन्स्टेंट, साइन एक्स, कॉस एक्स कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जब आपको इसके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें यहाँ एफ एक्स का पता नहीं है ना, इन जनरल बात कर रहे हैं। तो जब क्वेश्चन करोगे इसमें इसका, तो उसमें क्या होगा कि एफ एक्स जो है
ये आपके पास कुछ वैल्यू दी होगी, कांस्टेंट, साइन एक्स, ई एक्स, कॉस एक्स, कुछ भी। तो फिर आपको ये इसमें डाल के इस dn को निकालना होता है, फिर वापस आप इसको यहाँ डाल देते हो, ठीक है। यहाँ एफ एक्स डाल के ये इसमें डाल देते हो, फिर आपका वो ओवरऑल सोल्यूशन बनता है किसी क्वेश्चन के लिए। सो दिस वाज इन जनरल डेरिवेशन। बच्चे मेरा गला भी बैठ रहा है, तो मुझे लगता है मुझे क्लोज़ करना चाहिए, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया इट इज़। सो आई थिंक आई शुड क्लोज नाउ। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है अब तो। ओके बच्चे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।